जय हिंद। हम पढ़ रहे हैं गर्भ निरोधक उपाय के बारे में। ठीक है, निरोधक उपाय को अपना करके कैसे गर्भ धारण से बचा जा सकता है, इसी पॉइंट पे डिस्कस हो रहा है ना। तो यहाँ पे ये समझिए कि जो गर्भ निरोधक उपाय है इस पे क्या है कि 2 वीडियो ऑलरेडी बन चुका है। ये जो वीडियो है, जो लेक्चर अभी शुरू है, ये है तीसरा पार्ट। तो पहले आप फर्स्ट पार्ट को देख लीजिए, उसके बाद से सेकंड पार्ट को देख लीजिए, उसके बाद से जो ये तीसरा पार्ट है आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो ये ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आएगा। इतनी बात हो गई क्लियर। तो 2 पार्ट ऑलरेडी बन चुका है, ये तीसरा पार्ट है। चलिए यहाँ पे अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन पहले यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट में जो डिस्कस हुआ है, जो भी लेक्चर डिस्कस हुआ है, जो भी बातें वहाँ डिस्कस हुई हैं, यहाँ पे शॉर्ट में समझते हैं, तब जाकर ये तीसरा पार्ट आपको बेटर समझ में आएगा। बात आ गई समझ में। अब स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे शुरू पे क्या बताए थे आपको, बताए थे कि गर्भ निरोधक उपाय को अपना करके कैसे गर्भ धारण से बचा जा सकता है। आदर्श गर्भ निरोधक की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, तो ये हम आपको बताए थे। हालांकि उसमें हम डिटेल्स में समझाए हैं, यहाँ पे शॉर्ट में बता रहे हैं, तो आपको शॉर्ट में यहाँ पे समझ लीजिए। आपको डिटेल्स में देखना है तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट देख लीजिए, तो डिटेल्स में समझ में आएगा। वहाँ क्या बताए हैं, एक तो है कि आसानी से मिल जाना चाहिए, ठीक है, और दूसरा बताए थे कि सस्ता होनी चाहिए, तीसरा बताए थे कि उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, और चौथा जो पॉइंट था आपको हम बताए थे कि सेक्सुअल डिज़ायर में कमी नहीं होनी चाहिए। गर्भ निरोधक ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिससे उपयोग में लाने से मैथुक में बाधक हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतनी बातें हम आपको वहाँ पे क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे हम शॉर्ट में बता रहे हैं। और दूसरा जो पार्ट है उसमें हम आपको ये समझा दिए थे कि जो एक आदर्श गर्भ निरोधक होता है उसकी कौन कौन सी विधियां हैं जिसको उपयोग में लाने से क्या है कि गर्भ धारण से आसानी से बचा जा सकता है। तो देखिए, हम आपको 6 प्रकार की विधियां बता दिए थे। कौन कौन सी विधियां बताए थे प्राकृतिक विधियां बताए थे, रोध बताए थे, अंतःगर्भाशय युक्ति बता दिए थे आपको। ठीक है, उसमें बताए थे गोलियां को उपयोग में लाने से कैसे गर्भ धारण से बचा जा सकता है, उसके बताए थे शल्य क्रिया विधि, उसके बताए थे अंतःरोग। ठीक है, ये 6 प्रकार की जो विधियां हैं इसके बारे में हम आपको बताए थे। तो ये 6 प्रकार की विधियां सिर्फ हम आपको वहाँ बताए थे, लेकिन डिस्कस क्या है कि 3 पार्ट, जो 3 प्रकार की विधियां हैं, 3 प्रकार की विधियां पे ही हम डिटेल्स में समझ पाए हैं। अभी 3 प्रकार की विधियां जिस पे डिस्कस करना है वो अभी बचा हुआ हो चुका है। कौन सी? प्राकृतिक विधियां पर, रोध पर, और हो चुका है अंतःगर्भाशय युक्ति। ये 3 विधियां को आसानी से हम पढ़ लिए हैं, इसके बारे में डिटेल्स में बता दिया गया है आपको। आप वीडियो देखेंगे सेकेंड पार्ट तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये 3 पार्ट पे आपको डिटेल्स में समझा दिया गया है। अब बचा है 3। बचा कौन सा है? 3। कौन कौन से बचा है? गोलियां बचा है, और बचा है यहाँ पे अंतःरोग, और बचा है शल्य क्रिया विधि। ये 3 विधियां अब बचा है। तो 3 विधियां जो है यहाँ पे हम पार्ट 3 में डिटेल्स में इस पे चर्चा करेंगे ताकि आपको बेटर समझ में आए। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। गोलियां, ठीक है, कौन सा बचा है? 4 नंबर जो था वो बचा था गोलियां। गोलियां जो विधि है, गोली को अपना करके कैसे गर्भ धारण से बचा जा सकता है। ठीक है, ये क्या है? गर्भ निरोधक उपाय है। चौथा जो है गोलियां खाकर। तो देखिए, ये जो गोलियां हैं ये क्या है? स्त्री द्वारा यूज में लाई जाने वाली चीजें हैं। क्या है? लेडी द्वारा यूज में लाई जाने वाली चीजें। ये एक लेडी यूज में लाती हैं, जब वो खा लेती हैं तो गर्भ धारण से बचा जा सकता है। ठीक है, इतनी बातें हो गई क्लियर। तो अब यहाँ पे ये समझिए कि बाजार में तो बहुत सारी गोलियां आती हैं, तो कौन सी गोलियां हैं जिसे उपयोग में लाने से गर्भ धारण से बचा जा सकता है? तो मार्केट में बहुत सारी गोलियां मिलती है, अनेकों ऑप्शन रहते हैं आपके सामने, लेकिन क्या है जो ज़्यादा यूजफुल है ये 2 प्रकार की गोलियां हैं। ठीक है, जो ज़्यादा यूजफुल देखा जाता है ये 2 प्रकार की गोलियां हैं जिसे उपयोग में लाने से चांसेस ज़्यादा होती हैं कि गर्भ धारण से बचा जा सके, इसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, ये सब मतलब उसमें क्वालिटी नहीं होनी चाहिए। आदर्श गर्भ निरोधक के तो आपको बताया है ना कि उसमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए और क्या क्या नहीं होनी चाहिए, तो आपको ये बारे में बता दिए हैं। अब यहाँ पे समझिए कि गोलियां जो आती हैं वो बहुत ही कोई साइड इफ़ेक्ट वाली भी गोलियां आती हैं और कोई होता है बहुत यूज़फुल भी गोलियां होती है ना। तो कौन कौन सी यूज़फुल गोलियां होती हैं ये बारे में समझिए। तो देखिए 2 प्रकार की गोलियां आती हैं जिससे ज़्यादा चर्चित गोलियां हैं। कौन सी है? एक है मालाडी और दूसरा है
सहेली, ठीक है, माला डी और सहेली, ठीक है। तो जो माला डी है और एक सहेली है, ये दोनों गोलियां। अब ये समझिए कि ये दो गोलियां जो हैं इसे यूज में कैसे लाया जाता है, एक लेडी द्वारा इसे उपयोग में कैसे लाया जाता है, यहाँ पे ये समझिए। तो देखिए जो माला डी होता है, ये गोलियां जो हैं मतलब कि 21 दिन तक लगातार खाया जाता है, मतलब प्रतिदिन यूज में लाया जाता है। माला डी जो है, जो माला डी गोलियां होती है उसे प्रतिदिन यूज में लाया जाता है और 21 दिन तक क्या है उसे रेगुलर यूज में रखना है, डेली डेली एक एक गोलियां खाना है, समझे यहाँ पर। और जो दूसरी गोलियां हैं जो सहेली है, इसे क्या है सप्ताह में एक दिन ही इसे यूज में लाना है। सहेली गोली जो है उसे क्या है सप्ताह में एक दिन यूज में लाया जाता है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि हम हैं सहेली के घर कितने दिन में जाते हैं, तो ऐसे याद रख सकते हैं ना कि सप्ताह में 7 दिन में क्या है कि एक दिन हम अपनी सहेली के घर चले जाते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं ना। तो वैसे ही सहेली जो गोली होती है उसे उपयोग में लाया जाता है, मतलब क्या है 7 दिन में एक बार यूज में लाया जाता है। इतनी बातें क्लियर हो गई ना आपको गोलियां के बारे में। ये 2 प्रकार की गोलियां होती हैं जिसे उपयोग में लाने से क्या है इसका कोई साइड इफेक्ट भी ज़्यादा नहीं देखने को मिलता है और इससे चांसेस ज़्यादा होती है कि गर्भधारण से बचा जा सके, ठीक है। इतनी बारे में बता दिया आपको। अब यहाँ पे क्या है कि जो लिखा गया है इसका आप पॉइंट बाय पॉइंट समझिए यहाँ पर, क्योंकि हम आपको क्या बताए हैं, आपको तो हम बताए हैं ना कि इसको एक एक पॉइंट को नोटबुक में नोट करना है, तभी जाकर क्या है कि आपको अच्छे से समझ में आएगा, है ना। आपको बता दिए हैं, तो यहाँ हम आपको गोलियां के बारे में लगभग सभी चीज़ें बता दिए, ठीक है। लेकिन क्या है कि यहाँ पे मतलब क्या है पॉइंट बाय पॉइंट लिखा गया है, तो आपको पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस भी कर देते हैं यहाँ पर, ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। तो आपको तो लगभग बता ही दिए आपको गोलियां के बारे में। अब यहाँ पे समझिए, देखिए ये क्या है, प्रतिदिन ली जाने वाली गोलियां जो है माला डी है, आपको बता दिए हैं, ठीक है। ये क्या है 21 दिन तक लिया जाता है डेली डेली, ये इतना आपको कंप्लीट हो गया। और बताए हैं आपको कौन सी सहेली, सहेली क्या है सप्ताह में ली जाने वाली गोलियां हैं, सप्ताह में क्या है एक बार लिया जाता है इस गोली को सहेली, ये 7 दिन के बाद लिया जाता है, मतलब कि 7 दिन में एक बार लिया जाता है इस गोली को, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई है। अब यहाँ पे ये समझ लीजिए कि जो गोलियां होती हैं, जो गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं, वो बना क्या चीज़ से होता है, तो गोलियां जो बना होता है वो बना होता है प्रोजेस्टेरॉन से और एस्ट्रोजन से, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन से ये गोलियां बनी होती है। इतनी बात भी हो गई क्लियर। अब यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे समझिए आप कि जो इसके अतिरिक्त भी कई गोलियां आती हैं, हम आपको ये डिस्कस करके बता दिए ना कि इसके बावजूद भी कितनी गोलियां आती हैं, जिसे क्या है जो निषेचन के पश्चात निषेचित युग्मनज को क्या है समाप्त कर देती है ना। इतनी बातें क्लियर हो गया, आपको बता दिए हैं। ऐसी भी गोलियां आती हैं जिसे उपयोग में लाने से क्या है कि निषेचन अगर हो भी जाए, निषेचन हो भी जाता है तो क्या है वो निषेचित युग्मनज को समाप्त कर देती है। ऐसी गोलियां भी आती भी हैं, ठीक है। लेकिन उसका हो सकता है कि कोई साइड इफ़ेक्ट हो नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि हर लेडी जो होती हैं उनका बॉडी लैंग्वेज अलग अलग होता है, हर लेडी का बॉडी लैंग्वेज एक नहीं होता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि एक लेडी अगर वो दवाई खाई है, मेडिसिन ली है, तो अगर उनके लिए यूज़फुल रहा तो जो दूसरी लेडी हैं उनके लिए भी यूज़फुल हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि किसी लेडी का जो होता है बॉडी क्या है कि वहाँ पे मतलब उस टाइप में हो जाता है कि वो गोलियाँ खाती हैं तो उनका बॉडी बिल्कुल सही रहता है और उन पे काम कर जाता है। और कई लेडी ऐसी होती हैं जिनका बॉडी लैंग्वेज उनसे अलग होता है और हो सकता है कि उनका कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाए, है ना, वो गोलियाँ जो हैं उनके लिए यूज़फुल ना हो, ऐसा भी हो सकता है ना। तो ये गोलियाँ जो होती हैं ज़्यादा बेटर तो यही होगा कि आप डॉक्टर से सलाह लेकर ही इस गोलियाँ की यूज़ कीजिए। लेकिन आपको ये पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी गोलियाँ होती हैं। हालांकि आप डिस्कस कर ले डॉक्टर से, ये अलग बात है, लेकिन आपके जहन में ये बातें होनी चाहिए कि ये उपाय हैं जिसे हम यूज़ में ला करके क्या है कि हम अपने गर्भधारण से बच सकते हैं,
है ना। इतनी बातें हो गई क्लियर। क्योंकि देखिए आपको ये पता रहेगा कि मार्केट में बहुत सारी गोलियां आती हैं, ठीक है, इतनी बात पता है। तो आप कहीं भी अगर मेडिकल पर जाएंगे, अगर बोल देंगे गर्भ निरोधक कि हमें गोलियां चाहिए, तो क्या है कि मेडिसिन जो मेडिकल वाला है आपको कोई भी गोली दे देगा और आप उसे यूज़ में लाएंगे तो हो सकता है वहाँ पर कि आपके बॉडी में कुछ अलग ही मतलब प्रक्रिया होने लगे, है ना। हो सकता है कि अगर प्रेगनेंसी रुक गई है, ऐसे मेडिसिन खा लिए जिससे ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगे, ऐसा भी हो सकता है ना। तो इससे तो ज़्यादा चांसेस यही हैं, मतलब कहा यही जा सकता है कि आप एक डॉक्टर से सलाह लेकर इस गोली के बारे में मतलब यूज़ कीजिए, ठीक है। बिना डॉक्टर की सलाह के यूज़ मत कीजिए। लेकिन हाँ, आपको पता होनी चाहिए कि हाई लेवल पे कौन सी गोलियाँ ज़्यादा अच्छे से है और लो लेवल पे कौन सी गोलियाँ जो है उसे मतलब अच्छे से नहीं है, यूज़फुल नहीं है, ठीक है। तो आपको इतनी बातें अगर पता होगी तब जाके कहीं आप बेटर डिसीजन ले पाएंगे अपनी लाइफ में, है ना। इतनी बातें हो गई ना क्लियर। चलिए अब यहाँ पे समझिए, ये तो समझ गए यहाँ पे कि निषेचित युग्मनज को भी समाप्त कर देती है, कई गोलियां ऐसी आती हैं, ठीक है। चलिए इतनी बातें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे इस पॉइंट को समझिए, ये क्या है, ये अंडोत्सर्जन और क्या है रोपण की सहमति करने के साथ साथ गर्भाशय ग्रीवा की श्लेष्मा गुणवत्ता को बदल देती है। बात बताए थे ना आपको पॉइंट यहाँ पे, जिससे शुक्राणु प्रवेश पर रोक लग जाती है। कई गोलियां ऐसी भी आती हैं जिसे यूज में लाने से क्या होता है, जो शुक्राणु होता है, जो उसका रफ्तार होता है योनि के अंदर जाने के लिए, तो उस रफ्तार को क्या है, ऐसी गोलियां आती हैं मार्केट में जिसे यूज में लाने से क्या है कि जो शुक्राणु का प्रवेश होता है, जैसे जो उसका रफ्तार होता है वो धीमी हो जाती है। और धीमी हो जाएगी तो क्या है, ओवुलेशन की क्रिया होगी ना, जब मादा में ओवुलेशन की क्रिया होगी तो फैलोपियन ट्यूब में अंडा आकर रुक जाएगा। तो अगर इसकी रफ्तार कम हो जाएगी शुक्राणु की, तो ये क्या है कि वहाँ पे पहुँच नहीं पाएगा फैलोपियन ट्यूब तक, और पहुँच नहीं पाएगा तो निषेचन नहीं हो पाएगा, और निषेचन नहीं होगा तो क्या है कि गर्भधारण से बचा जा सकता है। वहाँ पे क्या है कि लेडी जो है प्रेग्नेंट नहीं होगी, प्रेगनेंसी से बच सकती है। इतनी बातें हो गई क्लियर आपको। अब यहाँ पे समझिए पांचवा विधि, चौथा नंबर विधि जो था, जो गर्भ निरोधक की विधियाँ थी, चौथा नंबर ये भी कंप्लीट हो गया ना समझ में कि गोलियां को खा करके कैसे प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है ना। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे देखते हैं पांचवा नंबर कौन सी विधियाँ है जिसे उपयोग में लाने से गर्भधारण से बचा जा सकता है, तो ये है शल्य क्रिया विधि। तो यहाँ पे हम आपको शॉर्ट में समझा दे रहे हैं शल्य क्रिया विधि के बारे में। शल्य क्रिया विधि को अगर अपना लेते हैं तो इससे क्या है कि 100% ये चांसेस हो जाती हैं कि आप गर्भधारण से बच सकें। 100% ये चांसेस हो जाती है। ये शल्य क्रिया विधि जो है इसे अपना करके क्या है, आप 100% क्या है गर्भधारण से बच सकते हैं। कितना परसेंट? 100%। ये सब विधियाँ अपनाएंगे तो हो सकता है कि उसमें 1% मतलब चांस कम हो, है ना, 2% चांस कहीं कम हो, लेकिन क्या है कि ये शल्य क्रिया विधि अपना लेने से ये 100% ऐसा होता है कि जो लेडी होती हैं वो गर्भधारण नहीं कर सकती हैं। अब वो क्यों नहीं गर्भधारण कर सकती हैं, तो यहाँ पे ये समझिए कि लेडी गर्भधारण क्यों नहीं कर सकती हैं। तो यहाँ पे पहले आप ये समझ लीजिए, जो इसका डिफिनेशन समझ लीजिए, शल्य क्रिया विधि के डिफिनेशन समझ लीजिए। ये क्या है, उपयुक्त तली के गर्भवती के अस्थायी तरीके हैं, है ना, किंतु क्या है शल्य क्रिया विधि द्वारा अस्थायी रूप से गर्भधारण से बचा जा सकता है। हम आपको यहाँ पे क्या डिस्कस किए हैं, आपको ये बताएं ना अब अभी कि यहाँ पे ये क्या है कि मतलब कि 100% ये चांसेस होती हैं कि आप गर्भधारण से बच सकते हैं। कितना परसेंट? 100 to 100%। क्या है? अस्थायी रूप से। अस्थायी रूप मतलब समझ रहे हैं ना, यहाँ पे अस्थायी रूप से गर्भधारण से बच सकते हैं। चलिए ये समझ गए यहाँ पर। अब ये जो है ये दो विधियाँ होती हैं, ये दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। शल्य क्रिया विधि कितने प्रकार की होती है? शल्य क्रिया विधि जो होती है ये दो प्रकार की होती है। एक होता है शुक्र वाहिनी अछेदन, ठीक है, और एक होता है अंडवाहिनी अछेदन, ठीक है। इसको कहता है विस्कोटॉमी और ये है ट्यूबिक्टॉमी, ठीक है। तो इन दोनों को क्या है हम डिटेल्स में समझते हैं, तब आपको शल्य क्रिया विधि के बारे में और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जो शल्य क्रिया विधि है इसे अपना करके कैसे 100 to 100% गर्भधारण से बचा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद से हम आपको बताते हैं कि शुक्र वाहिनी और अंडवाहिनी जो है ये कैसे
कैसे मतलब कि गर्भधारण से बचा जा सकता है शल्य क्रिया विधि के द्वारा। ठीक है, आप इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब यहाँ पे समझते हैं शल्य क्रिया विधि के बारे में डिटेल्स में समझ लेते हैं। तो आपको तो इतना बता दिए हैं कि शल्य क्रिया विधि जो है इसे अपनाने से क्या है 100% ये चांसेस हो जाती हैं कि लेडी जो है वो गर्भधारण से बच सके। ये 100% चांसेस होती है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि जो शल्य क्रिया विधि है इसको दो पार्ट में डिफाइन किया गया है। कौन कौन सा? एक है शुक्र वाहिका उच्छेदन जिसको विस्कोटॉमी कहा जाता है, और दूसरा जो है अंडवाहिनी उच्छेदन जिसे कहा जाता है ट्यूबेटॉमी। समझे यहाँ पर, जो ये शुक्र वाहिका है ये पुरुष में होने वाली क्रिया है, और जो अंडवाहिनी है ये मादा में होने वाली क्रिया है। समझे, उसके बाद से समझ लेते हैं इसके बारे में डिफिनेशन इसका क्या है। तो जो शुक्र वाहिका उच्छेदन है इसमें क्या होता है कि जो पुरुष होते हैं, पुरुष के अंदर सर्जरी होता है, तो पुरुष जो होते हैं उनका जो शुक्र वाहिका होता है उसका या तो छोटा भाग को काट करके निकाल दिया जाता है, समझे, या फिर उनको काट करके बांध दिया जाता है। और जब काट करके बांध दिया जाएगा या फिर काट करके निकाल दिया जाएगा तो उसमें क्या होगा, अगर काट करके निकाल दिया जाएगा तो उसमें निषेचन की क्रिया नहीं होगी। निषेचन की क्रिया नहीं होगी तो इससे क्या है, लेडी जो है गर्भधारण से बच सकती हैं। इतनी बातें हो गई क्लियर। शल्य क्रिया विधि में ये जो पहला है शुक्र वाहिका उच्छेदन ये कंप्लीट। अब समझते हैं अंडवाहिनी उच्छेदन। इसमें क्या होता है, अंडवाहिनी उच्छेदन में होता है कि या तो जो मादा होती हैं उनके उदर गुहा में चीरा लगा दिया जाता है, या फिर क्या किया जाता है उनके अंडवाहिनी को ही काट के बाहर निकाल दिया जाता है। जब अंडवाहिनी को काट कर बाहर निकाल दिया जाएगा तो अंडा बनेगा ही नहीं, और अंडा बनेगा नहीं तो मान लीजिए सेक्सुअल इंटरकोर्स हो भी रहा है, स्पर्म क्या है कि अंदर जा भी रहा है, तो अंडवाहिनी तो है ही नहीं मादा में, तो अंडवाहिनी है नहीं तो फैलोपियन ट्यूब में अंडा पहुंच नहीं पाएगा। अंडा पहुंच नहीं पाएगा तो निषेचन हो नहीं पाएगा। निषेचन नहीं हो पाएगा तो इससे क्या है कि लेडी जो है गर्भधारण से बच सकती है, क्योंकि निषेचन की क्रिया वहाँ पे नहीं होगा, अंडवाहिनी काट कर निकाल दिया जाएगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि जो उनका वलय होता है उनको बीच में से काट करके, नसें जो होती हैं उसको बीच में से काट करके एक इधर गांठ बांध दिया जाएगा और दूसरा इधर गांठ बांध दिया जाएगा। तो दोनों नसें काट कर अलग अलग गांठ बांध दिया जाएगा। तो इससे क्या है कि जो रफ्तार है, जैसे जो नसें से इधर से अंडा जा रही है फैलोपियन ट्यूब के पास, ये बीच में से रास्ता तो कट गया है। जब कट गया है तो अंडा पहुंच नहीं पाएगा फैलोपियन ट्यूब के पास। जब नहीं पहुंच पाएगा तो उससे क्या है कि निषेचन की क्रिया नहीं हो पाएगी। अगर क्या है वहाँ पे शुक्राणु आएगा भी तो निषेचन की क्रिया नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये एक विधि हो गई यहाँ पर, समझे यहाँ पर। तो इसी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अंडवाहिनी उच्छेदन कहलाता है यही, समझे। उसके बाद से समझ लेते हैं कि ये जो शल्य क्रिया विधि है इसको नसबंदी भी कहा जाता है। क्या है, नसबंदी भी कहा जाता है। आप तो नसबंदी के नाम सुने ही होंगे, इसको नसबंदी भी कहा जाता है। तो नसबंदी कब कराया जाता है, ये भी पॉइंट की बात है। तो पॉइंट बात ये है कि नसबंदी कब कराया जाता है, तो नसबंदी कराने से पहले आपके 1 या 2 बेबी होनी चाहिए, क्योंकि अगर नसबंदी आप करवा लिए तो इससे क्या होगा कि आपका बेबी नहीं हो पाएगा। तो इससे पहले जरूरी है कि आपका 1 या 2 बच्चे हों, मतलब आपका परिवार कंप्लीट हो, तभी जाकर ये नसबंदी का उपयोग में लाया जाता है। एक बात यहाँ पे और है कि क्या ये जरूरी है कि एक कपल अगर है तो जो पुरुष है और लेडी है दोनों को ये नसबंदी करानी चाहिए? जरूरी नहीं है। अगर लेडी और पुरुष दोनों में से कोई एक भी अगर नसबंदी करा लेता है तो ये क्या है, निषेचन की क्रिया नहीं होगी। समझे यहाँ पर, ये भी बात कंप्लीट हो गई। चलिए इतनी बातें समझ गए हैं, शल्य क्रिया विधि के बारे में डिटेल्स में समझ लिए। आप समझते हैं छठा पॉइंट जो है अंतःरोग विधियाँ। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि कई इंजेक्शन आता है मार्केट में, तो कई इंजेक्शन आता है तो उससे क्या है कि आपने इंजेक्ट कर लेना है। अगर आपने इंजेक्ट कर लिया, उसे इंजेक्शन ले लिया है, तो भी क्या है कि निषेचन की क्रिया नहीं हो पाएगी। ठीक है, शरीर में ऐसे हार्मोन बनने लगेंगे
जिससे क्या है कि निषेचन की क्रिया नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये इंजेक्शन जो है जो लिया जाता है, ये भी इंजेक्शन क्या चीज़ से बना होता है, ये भी जो इंजेक्शन होता है ये वही बना होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये दो चीज़ें से मिलकर बना होता है ये भी इंजेक्शन। और जो गोलियां खाए हैं, गोलियां भी क्या चीज़ से मिलकर बना होता है, गोलियां भी इसी से मिलकर बना होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये दो चीज़ से भी मिलकर गोलियां भी बनी होती है। और इंजेक्शन भी लेते हैं अगर तो ये भी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन से ही मिलकर बना होता है। चलिए इतनी बातें कंप्लीट हो गई अंतःरोग विधि के बारे में। चलिए अब समझते हैं यहाँ पर कि हम किस किस विधि के बारे में समझ लिए हैं। तो कौन कौन सी विधि के बारे में समझ लिए हैं, पहला प्राकृतिक विधि के बारे में समझ लिए, दूसरा रोध अपना करके कैसे गर्भधारण से बचा जा सकता है, तीसरा जो था अंतःगर्भाशय युक्ति समझ लिए, उसके बाद से गोलियां खाकर कैसे प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है ये समझ लिए जो इसी पार्ट में पढ़े हैं। और उसके बाद से पढ़े हैं शल्य क्रिया विधि के बारे में। ठीक है, इसको अपना करके कैसे प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है, तो इसके बारे में तो आपको डिटेल्स में समझा दिए हैं, इसी पार्ट में समझा दिए हैं। उसके बाद से समझाए हैं अंतःरोग क्रिया विधि के बारे में। ठीक है, तो इतनी सारी विधियां हैं, अगर आप इसे अपनाओ तो क्या है कि गर्भधारण से बचा जा सकता है। और गर्भधारण से बचा जा सकता है और इससे क्या है कि हमारे जो देश में, जो हमारे भारत कह सकते हैं, हम भारत में रहते हैं, तो भारत में हमारी जो जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसको रोक कर एक स्वच्छ भारत का निर्माण कर सकते हैं ना। चलिए, क्योंकि साधनें सीमित हैं इसलिए सबको उपलब्ध नहीं हो पाती है। इतनी बातें क्लियर हो गई, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है।